नमस्कार मित्रों, मैं राहुल दीप बेस्ट स्टडी दीपांजलि क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक होगा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। मेरा मतलब भारत के जो राष्ट्रपति का चुनाव हाल ही में संपन्न होने वाला है, उस पद के उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संबंध में कुछ रोचक जानकारियाँ। तो आइए हम अपना टॉपिक शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि अभी हाल ही में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने अपना नामांकन दाखिल किया, तो सबसे पहले तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको बताना चाहते हैं उनके विषय में रोचक जानकारियाँ। सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ था। 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ था। इनके पैतृक गांव का नाम है वैदापोशी। एग्जाम में पूछ सकता है कि जो हाल ही में अभी भारत के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उनका गांव किस क्षेत्र में आता है, तो आप पूरा डिटेल में लिख लीजिए। इनका जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में, गांव का नाम है वैदापोशी। वैदापोशी गांव में हुआ था। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में इनका चुनाव हो जाता है तो देश की पहली ऐसी राष्ट्रपति होंगी जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ। अभी तक जो भी राष्ट्रपति हुए हैं उनका जन्म आज़ादी के पहले हुआ है, बट अगर इनका चुनाव संपन्न हो जाता है और ये विजयी होती हैं तो ये देश की पहली ऐसी राष्ट्रपति होंगी जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ होगा। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हम बताना चाहते हैं कि इनका जो ग्रेजुएशन हुआ है वो साल 1979 को 1979 को उड़ीसा के रमा देवी महिला कॉलेज से जो इन्होंने ग्रेजुएशन किया, वो साल 1979 भुवनेश्वर के रमा देवी महिला कॉलेज से हुआ था। सबसे रोचक तथ्य तो ये है, इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत कहाँ से की। आज अगर ये राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ें तो इनका सबसे पहले कैरियर पूछ सकता है। तो कैरियर के रूप में इन्होंने अपनी पहली नौकरी उड़ीसा के सिंचाई विभाग में क्लर्क के पद पर की। कैरियर के रूप में इन्होंने अपनी पहली नौकरी उड़ीसा के सिंचाई विभाग में क्लर्क के पद पर किया। क्लर्क। उसके बाद उन्होंने अपने गृह जिले में एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर रही। अपने गृह जिले मयूरभंज में एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर रही। उसके बाद उन्होंने वहाँ से जो अपनी राजनीति में प्रवेश का द्वार खोला, वो सर्वप्रथम उन्होंने राजनीति में शुरुआत जो की वो 1997 में मयूरभंज के रंग रायपुर में बोर्ड पार्षद चुनी गई। 1997 में मयूरभंज के रंग रायपुर में बोर्ड पार्षद चुनी गई। बोर्ड पार्षद के पद पर चुनाव हुआ। उसके बाद ये उड़ीसा में 2 बार विधायक रही। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का जो राजनीतिक सफ़र है उसमें इन्होंने पहले पार्षद चुनी गई, उसके बाद उड़ीसा में 2 बार विधायक रही और साल 2000-2004 तक उड़ीसा सरकार में राज्य मंत्री रही। तो ये यहाँ से इनकी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत होती है। हाल ही में
एग्जाम की दृष्टि से पूछ सकता है कि भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रही श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने अपना नामांकन किस तारीख को दाखिल किया था। तो आप इसको पॉइंट वाइज बनाकर नोट कर लीजिए। इन्होंने नामांकन अपना 24 जून 2022 को दिन फ्राइडे शुक्रवार को दाखिल किया था। वहीं मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनके विपक्ष के उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के विपक्षी उम्मीदवार जो हैं, पूछ सकता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विपक्षी उम्मीदवार कौन थे। तो आप इसको नोट कर लीजिए। श्री यशवंत सिन्हा विपक्षी राष्ट्रपति उम्मीदवार थे, जो कि अभी आने वाले समय में 27 जून को वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। ऐसा उनके पार्टी ने घोषणा की है कि आने वाले 27 तारीख को श्री यशवंत सिन्हा जी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। यशवंत सिन्हा जी 1960 में आईएएस बैच के अधिकारी रह चुके हैं। 1960 में वो आईएएस बने। उसके बाद उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर जो शुरुआत की वो 1984 में जनता पार्टी को ज्वाइन किया था, जो कि अभी जनता पार्टी के खिलाफ ही राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारी पेश की है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो श्री यशवंत सिन्हा जी हैं विपक्षी पार्टी के उम्मीदवार, उन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर 1984 में जनता पार्टी ज्वाइन करके ही शुरुआत किया था। उसके बाद ये 1988 में राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। 1988 में राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। उसके बाद 1996 में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने थे। 1996 में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने थे। 1998, 1999, 2009 मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूँ। 1998, 1999, 2009 में लोकसभा सांसद चुने गए थे श्री यशवंत सिन्हा जी। उसके बाद 1998 में अटल जी के सरकार में मंत्री बने थे। यशवंत सिन्हा जी का जो राजनीतिक कैरियर है ज़्यादातर भाजपा सरकार में ही दिखाई दे रहा है। तो अटल जी के सरकार में यशवंत सिन्हा जी 1998 में मंत्री बने। उसके बाद इनका जो एक प्रकार से कहें कैरियर या फिर जो भी कहें, वो 2004 में यशवंत सिन्हा जी लोकसभा सीट हार गए। 13 जून 2004 में लोकसभा सीट हार गए। उसके बाद जब इन्होंने 2004 में लोकसभा सीट हार गए तो 13 जून 2009 को बीजेपी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया इन्होंने। यशवंत सिन्हा जी 13 जून 2009 को बीजेपी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद आरोप प्रत्यारोप लगता रहा। 2018 में बीजेपी पर आरोप लगाकर इन्होंने पार्टी से रिजाइन दे दिया। यशवंत सिन्हा जी 2018 में बीजेपी पर आरोप लगाते हुए पार्टी से रिजाइन दे दिया। यशवंत सिन्हा जी 2021 में अपने राजनीतिक कैरियर के रूप में टीएमसी को ज्वाइन किया। तो ये रहा यशवंत सिन्हा जी का कैरियर। तो कुछ फैक्ट मैंने जो बताए उसको आप नोट कर लीजिए। एग्ज़ाम के दृष्टि से ये पूछ सकता है। दूसरी बात मैं आपको कुछ फैक्ट नोट कराना चाहता हूँ, आप नोट कर लीजिए। जब राष्ट्रपति के संबंधित चुनाव होते हैं तो अक्सर राष्ट्रपति का क्रम पूछा जाता है। राष्ट्रपति कहाँ निवास करते हैं, क्या कार्यकाल रहा है उनका, उस हिसाब से पूछा जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत की जो पहली राष्ट्रपति बनी थी 12वां क्रम था उनका, श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी, जिनका कार्यकाल 2007 से 2012 तक था। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति 12वें क्रम पे श्रीमती प्रतिभा पाटिल, जिनका कार्यकाल वर्ष 2007 से 2012 तक था। उसके बाद 13वें क्रम पर प्रणब मुखर्जी जी राष्ट्रपति बने।
प्रणब मुखर्जी जी राष्ट्रपति बने। उसके बाद अभी जो हाल ही में हमारे राष्ट्रपति हैं 14वें क्रम पर श्री रामनाथ कोविंद जी 14वें राष्ट्रपति हैं, जिनका पैतृक आवास कानपुर देहात है। शायद ऐसा मैंने कानपुर देहात जानते हैं, कानपुर देहात से ही वो बिलोंग करते हैं। तो वो राष्ट्रपति अभी जो हाल ही में जिनका कार्यकाल खत्म होने वाला है, वो 14वें क्रम के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद थे। उसके बाद आगामी जो चुनाव होने वाला है राष्ट्रपति का, वो 15वां क्रम है। तो आने वाले एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि हाल ही में चुनी गई राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू किस क्रम के राष्ट्रपति हैं। तो क्रमानुसार चुनाव जीतती हैं, तो द्रौपदी जी का क्रमानुसार 15वां होगा। फैक्ट के रूप में एक तथ्य मैं आपको और बताना चाहता हूँ। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनेंगी। इसके पहले कोई भी आदिवासी राष्ट्रपति नहीं रहा है। तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनेंगी। राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन वोटिंग देते हैं, मतलब वोटिंग किस आधार पर होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग का आधार जो होता है, उसमें लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद, उसके बाद सभी राज्यों के निर्वाचित विधायक और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पांडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद, सभी राज्यों के निर्वाचित विधायक व केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पांडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अभी हाल ही में नामांकन का ही दौर चल रहा था राष्ट्रपति के चुनाव में। तो कुछ रोचक तथ्य ये है जो कभी पूछ सकता है कि विपक्षी पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए किन किन राजनेताओं को ऑफर दिया, मतलब आमंत्रित किया। तो ये फैक्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे फैक्ट पूछे जाते हैं जो प्रचलन में ज़्यादातर नहीं रहता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको आप नोट डाउन करके लिख लीजिए मित्रों। विपक्षी उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस सरकार ने और जो भी पार्टियां थी, उन्होंने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारी के लिए श्री शरद पवार जी को ऑफर दिया था। शरद पवार जी विनम्रतापूर्वक इनकार कर दिए, क्योंकि उनका राजनीतिक कैरियर अब थोड़ा सा ही बचा है। तो वो नहीं चाहते कि ऐसे चुनाव हार करके वो अपने कैरियर का बदनामी करें, कैरियर को, राजनीतिक कैरियर से संन्यास लें। उसके बाद विपक्षी दल ने फारूक अब्दुल्ला जी, जो कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, फारूक अब्दुल्ला जी को निमंत्रण दिया। फारूक अब्दुल्ला जी ने भी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारी के लिए विनम्रतापूर्वक इनकार कर दिया। उसके बाद तीसरे फैक्ट के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूँ, श्रीमती महात्मा गांधी जी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी जी, जो हमारे देश के आज़ादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, उनके पोते गोपाल कृष्ण गांधी, इनको भी आमंत्रित किया गया, जो कि गोपाल कृष्ण गांधी जी ने विनम्रतापूर्वक उम्मीदवारी से इनकार कर दिया। तो ये आप नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संख्यामणि मत और गुप्त मतदान के द्वारा होता है। अक्सर पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संख्यामणि मत और गुप्त मतदान के द्वारा होता है। कभी कभी राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद जो होता है वो हो जाता है। तो राष्ट्रपति के सभी चुनाव से संबंधित जितने भी विवाद होती हैं, उन विवादों की जांच
व फैसला लेने का अधिकार उच्चतम न्यायालय में होता है। राष्ट्रपति से संबंधित सभी चुनाव से संबंधित जितने भी विवाद होते हैं उनकी जांच प्रक्रिया और फैसले लेने का अधिकार जो होता है वो उच्चतम न्यायालय में होती है और उच्चतम न्यायालय का फैसला ही अंतिम होता है, उसे और कहीं भी किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। तो इस आधार पर और से भी राष्ट्रपति के चुनाव को सिर्फ एक ही आधार पर चुनौती दी जा सकती है। राष्ट्रपति के चुनाव को निर्वाचक मंडल की अपूर्ण के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। तो इस आधार पर राष्ट्रपति से संबंधित उम्मीदवारी के आधार पर जो भी फैक्ट था मैंने आपको बताया। मित्रों, आने वाले समय में जब भी चुनाव संपन्न हो जाएगा, राष्ट्रपति के पद पर विराजमान हो जाएंगी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, तो इनके जो भी किस आधार पर चुनी गई, क्या वोटिंग रहा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत चुनाव हुआ, कार्यकाल किस आधार पर ग्रहण करेंगी, उसके बाद लोकसभा स्पीकर कौन होंगे, जो भी फैक्ट होंगे मैं वो सारी चीज़ें नोट डाउन करके आपके सामने लाऊंगा। तो मित्रों, आपसे यही उम्मीद है कि आप वीडियो को देखिए